अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और कॉस्टिंग इनसाइट को जो है वो देखेंगे। और एक बहुत बड़ा ट्रबल स्टूडेंट्स के सामने होता है कि उनको मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन समझ में नहीं आते, इसका फर्क समझ में नहीं आता, कॉस्टिंग के वर्ड समझ में नहीं आते, कॉस्टिंग की नीचे समझ भी नहीं आती। तो इस मुतालिक एक लेक्चर तो मैं ऑलरेडी जो है वो कल दे चुका हूँ। उसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल हो जाएगी। और ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन मेरे पास है, मैं चाहता हूँ कि ये सब देखें, ये आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर भी कर देगा। और तमाम क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी इसमें आपको जवाबात भी मिल जाएंगे। ठीक है। जी बिस्मिल्लाह करते हैं और इसको शुरू करते हैं। इसको पढ़ाते पढ़ाते जो है, जो इम्पोर्टेंट बातें होंगी वो भी मैं आपको बता दूंगा। अच्छा जी, क्वेश्चन को रीड करें तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि लिखा हुआ है बजटेड प्रोडक्शन फॉर 2024 40,000, budgeted overheads, fixed overheads, 300,000, एंड ओपनिंग स्टॉक हमारे पास जीरो है फिनिश गुड्स का, और ये एक्चुअल डिटेल है। ठीक है, ये हमारे पास एक्चुअल डिटेल है। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास है, ओपनिंग स्टॉक हमारे पास जीरो है। यूनिट्स प्रोड्यूस जो है वो हमारे पास 30,000 है। यूनिट सोल्ड जो है वो हमारे पास 26,500 है, यानी कि अगर आपने 30,000 यूनिट्स बनाए हैं तो क्लोजिंग में आपके पास सिर्फ 26,500 होंगे। मटेरियल कंज्यूम्ड है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है, ये बेसिकली 90,000। डायरेक्ट लेबर है 150,000। वेरिएबल ओवरहेड्स हैं 60,000। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं 305,200। सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस हैं 40% वेरिएबल हैं और 60% फिक्स्ड हैं। इसके अंदर इसका ब्रेकअप कर लेंगे, इसको सेमी इसको ब्रेकअप करना पड़ेगा। बेसिकली ये सेमी फिक्स कॉस्ट है हमारी। सेलिंग प्राइस $28 है। चार रिक्वायरमेंट्स है हमारे पास। कैलकुलेट फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, इनकम स्टेटमेंट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, इनकम स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, और इनके प्रॉफिट में डिफरेंस क्यों होगा उसके लिए एक रिकंसिलेशन है। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहला जो हमारे सामने टास्क है वो क्या है, वो ये आप देखें कि हमारे सामने के बजटेड ओवरहेड्स लिखे हुए हैं, और फिर नीचे हमारे पास एक्चुअल ओवरहेड्स भी गिवन है, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं। अब ये ओवरहेड का जो वर्ड है ना, यही बड़ा खतरनाक है, यही समझ में नहीं आता कि क्या है, कैसे है, क्यों है, इसको ट्रीट कैसे करना है। सारा कुछ जो है ना वो इसी के अंदर इनबाउंड है, इसी के अंदर आपने चेक करना है इसमें। सारी की सारी बातें इसी में छुपी हुई हैं। तो सबसे पहले तो ओवरहेड की नॉलेज ले लेना कि वो क्या है, क्या हमें ट्रीट करना है, किस तरह हमें बनाना है। तो जब वो समझ में आ जाएगा तो बाकी का क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। देखें जरा। लेकिन ये हमारे सामने लिखा हुआ है इस वक्त, जब आप कोई चीज़ बनाते हैं तो उस पे आपका डायरेक्ट लेबर लगता है, डायरेक्ट मटेरियल इन्वॉल्व होता है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इन्वॉल्व होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं हमारे पास? डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे पास होते हैं पेटेंट रॉयल्टीज, कोई ऐसी चीज जो कि हर यूनिट पे ट्रेसेबल हो। ये सारी की सारी कॉस्ट में कल का जो लेक्चर मैं दे चुका हूँ उसके ऊपर आपको पता है ये सारी चीजें ट्रेसेबल हैं, यानी ये हर यूनिट के ऊपर जो है ना आपको मिल जाएंगी। ये ट्रेसेबल कॉस्ट है सारी की सारी आप। ठीक है। पेटेंट हो गया, रॉयल्टीज हो गए। जैसे फर्ज करें कि आप सेलफोन मार्केट से लेने जाएं तो आपको सैमसंग और जो मशहूर ब्रांड्स हैं उनके अलावा कई और तरह के फ़ोन्स मिल जाएंगे, लेकिन सबके अंदर एंड्रॉयड जो है वो इन बिल्ड इन होगा। अब इन बिल्ड इन होगा मतलब ऐसा नहीं है कि वो खुद ब खुद ही एंड्रॉयड कहीं से आ जाता है, बल्कि वो कंपनी से परचेज करना पड़ता है। और हर सेलफोन कंपनी को हर सेलफोन कंपनी को जो है वो ये पैसे ईच सेट देने पड़ते हैं, यानी हर फोन के ऊपर उनको $1 या $2 या $0.5 जो भी उसका रेट है वो उसको एंड्रॉयड कंपनी को देना पड़ता है, ताकि वो एंड्रॉयड कंपनी जो है उसको ट्रेस कर सके, उसको अपडेट कर सके, उसके हार्डवेयर के साथ मैच कर सके।
तो वो हर फोन पे ट्रेसेबल, यानी हर फोन के ऊपर मटेरियल, लेबर, ये सब तो लग ही रहा है। और उसके अलावा जो है वो ये एक वर्चुअल कॉस्ट जो होती है इनकी, वो भी इनकर्ड हो रही है। ठीक है। अच्छा जी, अब आगे का मामला क्या है। अब इन्हीं चीजों के ऊपर इनकी कुछ ऐसी कॉस्ट होती है जो कि इनडायरेक्ट होती है, जो कि ट्रेसेबल नहीं होती। वो क्या चीज होती है? देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल भी हो सकता है, वो इनडायरेक्ट लेबर भी हो सकती है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके सामने। इनडायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस मतलब जो वर्कर आपकी प्रोडक्ट पे काम करते हैं, प्रोडक्शन लाइन पे काम करते हैं, खड़े होकर स्ट्रेट अवे प्रोडक्ट पे काम करते हैं, वो डायरेक्ट होते हैं। लेकिन फैक्ट्री सुपरवाइजर, फैक्ट्री का गेट कीपर, ठीक है, ट्रांसपोर्टर, ये लोग होते फैक्ट्री में हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट पे काम नहीं करते हैं। तो ये लोग जो है वो इनडायरेक्ट वेजेस में आते हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी, फैक्ट्री का रेंट एंड रेट्स। मशीनरी, इंश्योरेंस। प्रेमिसेस इंश्योरेंस, भाई फैक्ट्री में आग लगने का खतरा होता है। छोटे मोटे भी आप खाने पीने के स्टोर भी जाएं तो वहाँ पे भी फायर अलार्म्स और सारी चीज़ें रखी हुई होती हैं। तो इवन स्कूल्स के अंदर मैंडेटरी है कि फायर डिस्टिंग्विश वो जो है एक्सटिंग्विशर जो है वो मौजूद हो। इलेक्ट्रिसिटी, पावर, ये भी इनडायरेक्ट कॉस्ट में आता है। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी। कंज्यूमेबल्स, अच्छा जी, कंज्यूमेबल्स क्या होते हैं? ये बहुत दफ़ा मेरे पास सवाल आते हैं कि जी कंज्यूमेबल्स क्या चीज़ हैं। तो भाई कंज्यूमेबल्स जो है, फैक्ट्री में जो लेबर काम करती है, उनको ऑयल चाहिए होता है मशीनरी को, कई कुछ जगहों पे क्लीनिंग स्टफ होता है, सैंड पेपर्स होते हैं, कुछ जगहों पे रेगुलर मशीनरी को पेंट करना पड़ता है। उनको जो स्टाफ को जो उनके काम करने के लिए जो यूनिफॉर्म दिया जाता है लेबर के लिए स्पेसिफिक होता है, जहाँ पे खतरनाक काम होता है वहाँ पे फायर रेजिस्टेंट या जो डैमेज प्रूफ किस्म का यूनिफॉर्म होता है, उनके सेफ्टी शूज़ होते हैं, उनके ग्लव्स होते हैं। ये तमाम चीज़ें कंज्यूमेबल्स में आती हैं, क्योंकि ये रिपीटेडली, अब ग्लव्स हैं वो लोग काम कर रहे होते हैं, फट जाते हैं, फिर उनको चेंज करना पड़ता है, शूज़ ख़राब हो जाते हैं, यूनिफॉर्म चेंज करना पड़ता है। तो ये रेगुलरली ये आपका जो एक्सपेंस है ये इंकर्ड हो रहा होता है। तो ये तमाम बातें जो हैं आपकी, ये इनडायरेक्ट आपके एक्सपेंसेस हैं। ठीक है। ये आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। इनको मिला करके जो कि आपके अदर देन जो ये आपकी चीज़ें थी, ये आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। अच्छा, कलेक्टिवली, कलेक्टिवली हम इनको जो है वो कहते हैं अदर कॉस्ट। यानी हम इनको जिस नाम से जानते हैं, ओ लेवल्स में हमने जो पढ़ा है इसको मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, वो हमने इसको पढ़ा है अदर कॉस्ट के नाम से। लेकिन अभी हम कॉस्टिंग कर रहे हैं, और कॉस्टिंग जो है वो इंटरनली होती है, यानी हमारे अपनी प्लानिंग पर्पस के लिए होती है। ये पब्लिक को हमने डिस्क्लोज नहीं करनी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ अलग हो गई। ये अदर कॉस्ट कहलाती है। इसको कलेक्टिवली आप जो है वो ओवरहेड भी कह सकते हैं। ठीक है, ये भी एक मैटर हमारे पास आ गया, प्रोडक्शन ओवरहेड्स इसको बेसिकली, ये सब प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं। अच्छा जी, अब प्रोडक्शन ओवरहेड्स के बाद इसके अंदर एक और मैटर आ गया। इसकी दो तरह की क्लासिफिकेशंस हैं। ठीक है, ये प्रोडक्शन ओवरहेड्स हमारे पास आ गए, और इसमें जो है
इसको फर्दर बाइफिकेट करने की जरूरत है। अब जैसे आप फर्ज करें, मैं अगर आपसे बात करूं, अगर मैं आपसे बात करूं इनडायरेक्ट वेजेस की, या रिपेयर्स ऑफ मशीन, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीन हो गया, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी पावर हो गया, या फिर कंज्यूमेबल्स हो गए, ठीक है, मैं अगर इनकी बात करूं आपसे, क्योंकि वेजेस कभी कभार ऐसी भी होती हैं कि आप बाहर से लोगों को बुलाते हैं कुछ काम करने के लिए, मतलब मशीन खराब हो गई है, तो उसके लिए आप बुलाया, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो आप कभी जब मशीन ज़्यादा खराब होगी तो ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, कम खराब होगी तो कम पैसे देने होंगे। रिपेयर मेंटेनेंस में उसका उसके पार्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पावर हो गया, और कंज्यूमेबल, ये वेरिएबल नेचर के हैं। मतलब जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उतने ज़्यादा ये इनकर्ड होंगे। मतलब अगर मशीनरी, जाहिर सी बात है, चल ही नहीं रही है, प्रोडक्शन हो ही नहीं रही है, तो आपका कोई खर्चा भी नहीं होगा। लेकिन अगर मशीनरी चलेगी और प्रोडक्शन होगी, तो आपका ये खर्चा भी होगा। तो ये वेरिएबल ओवरहेड्स हो गए। जबकि इसमें से प्रेमिसेस इंश्योरेंस, मशीनरी इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, समटाइम्स अगर तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, और रेंट एंड रेट्स, ये आप प्रोडक्शन करें या ना करें, ये आपके जो है वो इनकर्ड हो जाएंगे, ठीक है, ये आपके जो है ये इनकर्ड होंगे। तो इनकी बाइफिकेशन हमारे पास ये आ गई। यानी इसको मैं फर्दर ब्रेक कर दूं, मैं अपनी बात को कंक्लूड करूं, तो मैं ये कहूंगा कि एक तो आपके पास डायरेक्ट कॉस्ट है जो ऊपर वाली लाइन है, और इसमें भी मैंने एक वर्ड लिखा है कि इसको आप प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं, ये आपकी रेलेवेंट कॉस्ट है, और ये आपकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट भी यही है, जो कल वाले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, जो क्लासिफिकेशंस में कर रहा था उनमें ये इंक्लूडेड है, ठीक है। अब मैंने बताया कि इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, आपकी फैक्ट्री में अदर कॉस्ट क्या होती है, जो आप आज तक अदर कॉस्ट के नाम से पढ़ते रहे, ये जी वेरिएबल होते हैं। ये सारी इनकी टाइप्स में जो मेरे साथ, जो मेरी नॉलेज में अभी ऑन द स्पॉट थी, वो मैंने लिख दी हैं, और इनको फिर मैंने फर्दर बाइफिकेट कर दिया। अच्छा, एक बहुत बड़ा फर्क, बहुत सी जगहों पे जब आप लोग कॉस्टिंग पढ़ते हैं या जब कोई भी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, तो आप लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस और वेरिएबल को एक ही तरीके से ट्रीट करते हैं। यानी ये वाले डायरेक्ट एक्सपेंसेस अक्सर जगहों पे, क्योंकि ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वेरिएबल ओवरहेड, कि हम इसमें कभी कभार फर्क ही भूल जाते हैं। तो भाई डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो प्राइम कॉस्ट का पार्ट है, वो ट्रेसेबल एट ईच यूनिट है, जबकि वेरिएबल जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो इंक्रीमेंटल है, वो कंफर्म्ड है, लेकिन वो ओवरहेड है, वो एक्सपेंस नहीं है। एक के साथ लगा हुआ है एक्सपेंस, और एक के साथ वर्ड लगा हुआ है ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब है जो ट्रेसेबल नहीं होता, किसी भी वक्त इनकर्ड हो जाएगा, ठीक है। फिक्स ओवरहेड आपके पास हो गए। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात भी नोट करें जरा, कि ये तो फिक्स्ड हैं, जो फिक्स ओवरहेड हैं, जैसे रेंट एंड रेट्स हो गया, मशीनरी इंश्योरेंस हो गया, ये पीरियोडिकल कॉस्ट होती हैं। यानी आप रेंट जो है वो हर वक्त तो इनकर्ड नहीं होता ना। आप जिस पीरियड का रेंट पे करेंगे, 6 महीने के लिए प्रॉपर्टी ली है, गोडाउन लिया है, तो 6 महीने का ही रेंट पे करेंगे, 6 महीने पे ही वो आएगा। साल का है तो साल पे आएगा। ये पीरियोडिकल होते हैं। और फिक्स का मतलब क्या होता है कि फिक्स्ड हैं, उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। बट ये फैक्ट नहीं है, हमारे स्टेटमेंट में ये वैल्यूज कभी कभार ऊपर नीचे होती हैं। इनका जो रिजल्ट है वो वेरी कर सकता है कुछ चीज़ों पे, कभी कभार होता है स्टेप कॉस्ट, अभी मैंने आपको कल पढ़ाया था। तो फिक्स कॉस्ट में स्टेप कॉस्ट जब इंक्लूड होगी, तो उसका रिजल्ट थोड़ा सा वेरी कर सकता है। तो लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये पीरियोडिकल होते हैं, और समटाइम्स मे वेरी ड्यू टू लेवल ऑफ एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब है लेवल ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ये बात हमारे पास आ गई। अच्छा, हमारे लिए, अच्छा, ये सारे के सारे, अभी हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन ओवरहेड्स की। इसके अलावा एक नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी होते हैं, लेकिन अभी हम, जैसे इनमें से अब जो है रेंट एंड रेट्स है, वो नॉन प्रोडक्शन है, ठीक है, लेकिन अभी हम उस वो फिर बात बहुत आगे निकल जाएगी उसको। जैसे मार्केटिंग ओवरहेड्स हैं, अब उनका प्रोडक्शन से कोई वास्ता ही नहीं है, लेकिन जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसको भी इंक्लूड करेंगे। वो नॉन प्रोडक्शन होते हैं, होंगे वो भी ओवरहेड्स ही, लेकिन अभी मैं सिर्फ प्रोडक्शन ओवरहेड्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है।
अच्छा, हमारे लिए जो प्रॉब्लम है वो वेरिएबल ओवरहेड नहीं है, ये तो पहले आपने क्लासिफिकेशन समझ ली। हमारे लिए प्रॉब्लम है ट्रीटमेंट, कि हम फिक्स ओवरहेड को कैसे ट्रीट करें। हमारे लिए असल इशू ये है। इसकी जो क्लासिफिकेशन है, इसकी जो इसकी जो अपोर्शनमेंट है, इसकी जो चार्जिंग है, ये हमारे लिए प्रॉब्लम है कि हम इसको कैसे ट्रीट करें, क्योंकि ये हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट है उसका एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। ठीक है। इसको काबू करने के लिए, इसको डील करने के लिए हमारे पास तीन मेथड्स हैं, जिसमें से एएस लेवल में दो जो है ना अभी डील हो रहे हैं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ठीक है। तो ये तीन मेथड्स होते हैं। ये सिर्फ इसकी ट्रीटमेंट के लिए होते हैं। यानी इनकम स्टेटमेंट में जो फर्क मिलेगा वो इस सेक्शन में मिलेगा। और अभी हम एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन की जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो FOAR है। ठीक है, और वो फॉल करता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, कि इसको एब्जॉर्ब कैसे करें, इसको रिकॉर्ड कैसे करें। अब ये भी एक बात समझा दूं, मैं यहाँ पे आता हूँ, क्वेश्चन पे आता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल FOAR की बात हो रही है, फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ठीक है। मेक इट वेरी सिंपल। मैंने आपको नीचे बहुत सारे ओवरहेड्स बताए, लेकिन मैं अभी इनकी बात नहीं करता हूँ। मैं किसी एक को पिक कर लेता हूँ। देखें, आप एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, और आपकी एक फैक्ट्री है जो कि बलूचिस्तान हब बेला के अंदर है, कराची से तकरीबन 1.5-2 घंटे की ड्राइव पर है। फैक्ट्री जोन्स अमूमन शहर से दूर होते हैं, तो लेबर को आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है। लेबर को आपने ट्रांसपोर्ट दिया, वो पूरे कराची से या स्पेसिफिक पॉइंट से जो है जो है लोगों को कलेक्ट करती है, और सुबह सुबह पहुंचाती है। तो वैसे पता, लेबर बेचारे बहुत गरीब लोग होते हैं, उनको सिर्फ लेबर की तनख्वाह मिलती है। उनके लिए 100 रुपये भी मैटर करते हैं, तो फैक्ट्रीज अमूमन उनको नाश्ता और दोपहर का खाना प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो ये ब्रेकफास्ट हो गया इनका, और इनका लंच हो गया। ठीक है। अब ये ब्रेकफास्ट और लंच जो है, ये एक बड़ी हैवी अमाउंट बन गई। ठीक है। अब ये हैवी अमाउंट जो है, तो मेरे ख्याल में यहाँ तो क्वेश्चन करना है, तो मैं, अच्छा हमारे पास, इसको मैं एज एन एग्जाम्पल ले लेता हूँ। हमारे पास इनकी ट्रांसपोर्ट, ब्रेकफास्ट और लंच जो है, ये मिला के तकरीबन समझ लें 1 मिलियन रुपीज़, यानी 10 लाख रुपए का खर्चा बैठ गया। अब ठीक है भाई, ओवरहेड है, कोई मसले की बात नहीं है, इनकम स्टेटमेंट में ट्रीट हो जाएगा। लेकिन अगर वो ये देखना चाहें कि ये किस रेट से क्रिएट हो रहा है, मतलब इसको, ये किसकी वजह से हो रहा है, लेबर की वजह से हो रहा है। ठीक है। ये लेबर की वजह से हो रहा है। तो अगर हम ये देखना चाहें कि इसको एब्जॉर्ब करना चाहें, कि यार हम इसको रिकॉर्ड कैसे, हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है ना। देखें, एक फैक्ट्री अगर प्रोडक्शन स्टेटमेंट अपना ऑल द टाइम बना रही होती है, तो क्या वो हर वक्त जाके ट्रेस करती रहेगी किचन से कि हाँ भाई आज कितने का खर्चा हुआ, हाँ भाई आज कितने का खर्चा हुआ? क्या उनके पास इतना टाइम है कि वो ओवरहेड्स को इस तरह जाके कलेक्ट करेंगे? लेकिन इमिजिएटली नहीं करेंगे। अगर आपको इमिजिएटली अपनी कॉस्टिंग करनी है, अपने प्रोडक्ट का कॉस्ट डिसाइड करना है, अगर आपको प्राइस कोट करनी है अपने कस्टमर को, तो आपको इमिजिएटली वैल्यूज चाहिए। तो उसके लिए आपको प्री डिफाइंड डाटा की जरूरत है, एक स्टैंडर्ड रेट की जरूरत है। तो आपने कहा मैं इसको एब्जॉर्ब कैसे करूं, तो आपने कहा भाई ये किस वजह से आपके पास इनकर्ड हो रहे हैं, किस वजह से ये आपके पास जो है खर्चा हो रहा है। तो आपने कहा लेबर की वजह से। तो इसका मतलब है आप इसको नंबर ऑफ लेबर पे डिवाइड कर दें।
आपने कहा जी हमारे पास फैक्ट्री में 200 वर्कर काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो है, आपको एक लेबर पर मंथ जो है, यानी आप जो उसको तनख्वाह दे रहे हैं वो तो अलग है, जो उसकी मंथली सैलरी है, लेकिन अपार्ट ऑफ दैट वो एज एन ओवरहेड आपको 5,000 रुपये का पर मंथ पड़ता है। ये आपने ओवरहेड, ये एफ ओ ए आर है आपका। ठीक है, इसके अंदर आपने अपना बजटेड ओवरहेड किया। अच्छा, ये ओवरहेड जो है, ये 10 लाख रुपए एग्जैक्ट कहाँ से आपके आपके पास आ गया? या आपने 2-3 महीने फैक्ट्री चलाई और आपको अंदाजा हो गया कि यार कभी हमारा बिल जो है वो 10,000 50,000 आता है, 10,50,000 आता है, कभी 10,20,000 आता है, कभी 9,50,000 आता है, कभी 9 लाख आता है। आपने एवरेज निकाला कि हर महीने हमारा 10 लाख रुपए का खाने का खर्चा है। ये प्लानिंग आपको करनी पड़ती है ना जब आप बिजनेस कर रहे होते हैं, तो कि यार हमारा ये खर्चा भी तो है, तो ताकि उस खर्चे को एक प्लानिंग का पार्ट बनाएंगे तभी अपनी कॉस्टिंग कर पाएंगे। ठीक है, 200 वर्कर आपके पास एवरेज होते हैं। आपने कहा जी एक बंदा हमें 2,000 का पड़ता है। अब अगर फर्ज करें कि इसको फर्दर मैं ब्रेक डाउन करूं कि यार एक बंदा जो है वो पूरे महीने में, ये फर्ज करें कि मोटरसाइकिल का प्लांट है और वो बंदा जो है ना 100 मोटरसाइकिलों के ऊपर काम करता है, तो इसका मतलब है हर मोटरसाइकिल के ऊपर जो है वो एक बंदे का जो रेट है वो आपको 50 रुपए का पड़ रहा है। लेकिन वहां तक जाते नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें स्टेटमेंट बनाना होता है। तो हम पर यूनिट पे नहीं जा रहे होते हैं, बल्कि हम पर यूनिट कॉस्ट बाद में निकालेंगे। अभी तो ओवरहेड को रिकॉर्ड करने की बात हो रही है। तो हम ये 5,000 पे जाके रुक जाएंगे कि ये हमारा एफ ओ आर है, कि इस तरीके से हमारा ओवरहेड एब्जॉर्ब हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। ठीक है, ये आपकी एग्जाम्पल हो गई। अब मैं अपनी फर्स्ट रिक्वायरमेंट पे आता हूँ। आपके पास जो एफ ओ आर का फॉर्मूला है, इसी ये मैंने आपको लॉजिक दे दी कि ओ एफ ओ आर का मतलब क्या है। तो एफ ओ आर का मतलब ये है कि जब आप रनिंग स्टेटमेंट बना रहे होंगे तो आप ओवरहेड किस तरह कैलकुलेट करेंगे, क्या बेस होगी कि जिसके ऊपर आप ऑन द स्पॉट ओवरहेड रिकॉर्ड कर सकें इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में। तो ये जो डेटा है, एफ ओ आर का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। अच्छा जी, ये बजटेड पे, ये रेट बजटेड पे कैलकुलेट होता है और एक्चुअल एक्टिविटी पे अप्लाई होता है। ठीक है, बजटेड का मतलब मैं सब बच्चों को बहुत पहले बता चुका हूं कि बजटेड का मतलब होता है आम तौर से। ये एक्चुअल डेटा नहीं है, ये हमारे पास जो है, ये डेटा हमारे पास बजटेड है, और बजटेड का मतलब होता है आम तौर से। ठीक है, यूजुअली। इंग्लिश में लिख देता हूँ, ज़्यादा इजी रहेगा। उर्दू में भी लिख ही देता हूँ यार। ठीक है, बजटेड का मतलब होता है आम तौर से। ठीक है, रेगुलर बेसिस के ऊपर जो हमारी एक्टिविटी होती है, यानी मैं कह रहा हूँ कि मेरा आम तौर से मेरे जो बजटेड ओवरहेड्स होते हैं, ये ऊपर टॉप पे क्वेश्चन में देखें, ये बजटेड डाटा लिखा हुआ है आपके पास। ये नीचे एक्चुअल है, ऊपर बजटेड है। ठीक है, ये बजटेड रेट की कैलकुलेशन याद रखें, वो आपके पास बजटेड पे होती है। 300,000 के आपके बजटेड ओवरहेड हैं। इतना एब्सलूट तो कभी भी नहीं होता, एक्चुअल तो ऐसी बात है थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा। 300,000 के आपके बजटेड ओवरहेड्स हैं, और एक्टिविटी आपकी है 40,000 यूनिट्स। अच्छा, ये जो एक बात यहाँ पे और सुन लें, पहले मैं लिख दूं।
ये इन्होंने आपको डाटा गिवन किया हुआ है, बजटेड फिक्स ओवरहेड। ये जो मैंने कहा था नीचे आपके पास देखें एग्जाम्पल थी कि आपने डिवाइड किया है इसको उस चीज की वजह से कि जिसकी वजह से आप समझते हैं कि ओवरहेड इनकर्ड होते हैं। डिनोमिनेटर में आप वो चीज लिखेंगे जिसकी वजह से आप समझते हैं कि इस वजह से ओवरहेड हो रहा है। 50% क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको बता देता है कि आपने किस चीज के ऊपर कैलकुलेट करना है, और कभी कभार आपको सोचना पड़ता है, एग्जामिनर आप पे छोड़ता है कि आप डिसाइड करें कि व्हाट शुड बी द एक्टिविटी। ठीक है। तो ये आपके पास एक चीज आ गई। इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि आप नंबर ऑफ यूनिट ले रहे हैं। ये मशीन आवर्स मोस्ट कॉमनली बता रहा हूं आपके पेपर्स के हवाले से। ये बजटेड ओवर नंबर ऑफ यूनिट्स भी होते हैं, ये मशीन आवर्स भी होते हैं, ये लेबर आवर्स भी हो सकते हैं। ठीक है। तीन बहुत ज्यादा आते हैं। उसके अलावा कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ फिक्स ओवरहेड डॉलर्स हो सकता है, कोई भी एक्टिव मशीन रन हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे इस वक्त आपके पास पर यूनिट गिवन है। और आपका जो आंसर आ रहा है वो आपके पास आ रहा है $7.5 पर यूनिट। यानी आपको लगता है कि हर यूनिट जो आप बनाते हैं उस पे 7.5 आपका ओवरहेड इनकर्ड होता है, वो भी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, नॉर्मल में नहीं। मतलब अगर आपकी कोविड का दौर आ गया, प्रोडक्शन रुकी हुई है, तब तो ये अप्लाई नहीं होगा ना। ये तो नॉर्मल कैपेसिटी पे है। ये कब है? नॉर्मल कैपेसिटी पे। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी हो गई आई होप, क्योंकि ये पूरे पेपर में ये वर्डिंग 4-5 वर्ड होंगे जो घूमते रहेंगे, तो ये पता होना बहुत जरूरी है आपको। ठीक है, एब्जॉर्प्शन की बात हो गई। नाउ कम ऑन टू द सेकंड पार्ट। अब ये जाहिर सी बात है एक्चुअल में बनेगा। हमें स्टैंडर्ड पे काम करना है। ठीक है, स्टैंडर्ड्स पे बनाना शुरू करते हैं जी। सबसे पहले आपके पास रेवेन्यू आ जाएगा। ये मैं एब्जॉर्प्शन का बना रहा हूँ। रेवेन्यू जी, 26,500 यूनिट आपने सेल आउट किए हैं 28 के रेट पे। आपका रेवेन्यू हो गया $742,000। ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका नेक्स्ट पार्ट है, या कॉस्ट ऑफ सेल्स कह दें। ओपनिंग स्टॉक आपके पास कोई है नहीं। क्वेश्चन में डेटा गिवन था कि ओपनिंग स्टॉक आपके पास कोई है नहीं। अच्छा जी, अब एक बात समझें। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का बेसिक फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक एट परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। अब वो तो आपके पास है नहीं, परचेजेस तो है नहीं, आप तो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा ओपनिंग कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो सारा जो डिफरेंस आपको मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का मिलेगा वो प्रोडक्शन कॉस्ट में मिलेगा। असल पार्ट ये है आपका, जो आपने हैंडल करना है, टैकल करना है। ठीक है। तो उस पे आ जाते हैं। चलिए जी। प्रोडक्शन कॉस्ट पहले मैं अलग कलर यूज कर रहा हूँ ताकि सबको बहुत ज्यादा आसानी हो जाए, किसी को भी किसी किस्म की ट्रबल ना हो। ठीक है, बिल्कुल ही डिफरेंट कलर ले लेते हैं ताकि बिल्कुल ही ट्रबल ना हो। ओके। ये पार्ट आपने बहुत गौर से देखना है। प्रोडक्शन कॉस्ट में आपके पास क्या क्या आ जाएगा आपको गिवन है? मटेरियल कॉस्ट गिवन है, डायरेक्ट मटेरियल।
ये आपको ऐसे भी गिवन हो सकती है कि पर यूनिट आपके पास कितना मटेरियल लग रहा है या क्या आपके पास डॉलर वैल्यू है। ये इस तरह भी गिवन होती है कि जी एक यूनिट के ऊपर 2 kg लग रहा है, हर केजी $1.5 का है, और इतना जो है ना यूनिट्स आप बना रहे हैं, तो यू माइट नीड टू कैलकुलेट इट। लेकिन चलें, अभी मैं इसको मुश्किल नहीं करता हूँ। जो नहीं है वो नहीं है। कीप इट इजी। डायरेक्ट मटेरियल आपको गिवन है, वही वर्डिंग्स यूज करता हूँ जो क्वेश्चन के अंदर है। डायरेक्ट मटेरियल 90,000 का आपको गिवन है। डायरेक्ट लेबर क्वेश्चन में आपको 150,000 की गिवन है। वेरिएबल ओवरहेड्स 60,000 के गिवन है। और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर फिक्स ओवरहेड्स जो हैं, जो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं, वो प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा होते हैं। ठीक है। ये टोटल कॉस्टिंग कहलाती है। इसमें हर चीज इंक्लूड होती है। ठीक है। इसके लिए मैं एक और थोड़ा सा डिफरेंट कलर ले लेता हूँ ताकि मामला जरा सा क्लियर हो जाए। और ये कैसे लिखेंगे, इस पे जरा प्लीज गौर से इसको देखें। ये प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा है। या मैं सेम कलर ही लेता हूँ ताकि प्रोडक्शन कॉस्ट एक तरफ रहे आपकी, लेकिन प्लीज ये वाला हिस्सा जो है मैं स्टार बना रहा हूँ। जिस 10 मिनट्स। ओके। ये जो है हमारे पास फिक्स ओवरहेड की कैटेगरी में चीज आती है, और ये इसको मैं स्टार कर रहा हूँ, इसको बहुत गौर से देखिएगा। ये हमारे पास जो है ये हमारे पास जो है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर होता है। ठीक है। और ये फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं। अब फिक्स का मतलब क्या होता है? फिक्स का मतलब तो फिक्स होता है, आपके दिमाग में यही बात आएगी। ठीक है, कि सर फिक्स तो फिक्स है, और ये हमने एब्जॉर्ब करना है। यहाँ पे वर्ड यूज होगा फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्ब। ठीक है, एब्जॉर्ब का वर्ड यूज होगा। और कैसे लिखेंगे? आपने प्रोडक्शन कितनी की है? 30,000 यूनिट की प्रोडक्शन की है, प्रोडक्शन कॉस्ट है ना। और इस पे आप रेट अप्लाई करेंगे 7.5 का, जो आपने यहाँ पर डे में कैलकुलेट किया है। मतलब ये अब मैं आपको एक फाइनल वर्डिंग दे रहा हूँ, और समझें इस बात को कि रेट कैलकुलेट किया है बजटेड एक्टिविटी पे। कि आम तौर से हम इतना करते हैं, इसके हिसाब से हमारा जो बजटेड रेट है वो 7.5 है। और अप्लाई किया है आपने उसको एक्चुअल क्वांटिटी पे। क्योंकि अगर आप गौर से देखें तो आम तौर से आप कितने यूनिट्स बनाते हैं? 40,000 बनाते हैं। लेकिन इस दफा आपने प्रोडक्शन कितने की है? 30 की। तो इसमें भी एक वेरिएंस है ना, आपका लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज हो गया है। तो आपने रेट कैलकुलेट किया बजटेड पे और अप्लाई किया एक्चुअल पे, और आपका ओवरहेड आ गया 225। ये कॉस्टिंग पर्पस के लिए चाहिए ताकि आपको स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कॉस्ट मिल जाए। और इसके साथ ही आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जरूरी नहीं पूरा स्टेटमेंट बनाने को है। कभी कभार सिर्फ ये प्रोडक्शन कॉस्ट वाला सेक्शन जो है ये आपको दे दिया जाएगा। ठीक है। तो ये जरा सा आपने ध्यान रखना है। ये आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई, और इसका टोटल जो है वो है आपके पास 525। ठीक है, ये आपका मेन सेगमेंट हो गया। अब तीसरी चीज क्या होती है? मैंने बताया ना, ओपनिंग स्टॉक एट प्रोडक्शन कॉस्ट लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो भाई अब क्लोजिंग स्टॉक क्या है?
आई थिंक आई एम बिग कंफर्टेबल विद दिस कलर। सारे ही कलर अच्छे लग रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा आई कैचिंग कलर जो कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा आसानी दे। आई थिंक ये थोड़ा बेहतर है। लेट्स यूज दिस वन। क्लोजिंग स्टॉक, अच्छा क्लोजिंग स्टॉक की कोई वैल्यू गिवन है यहाँ पे? नहीं जी, कोई वैल्यू गिवन नहीं है। तो भाई आप फिर जाएं यहाँ पे, और क्लोजिंग स्टॉक बच कहाँ से रहा है आपके पास? आपके पास कोई ओपनिंग इन्वेंट्री थी नहीं? आपके पास कहाँ से क्लोजिंग इन्वेंट्री आ रही है? जो आपने प्रोडक्शन की है उसमें से आ रही है। तो उसी में से ये कैलकुलेट कर लें। 525,000 आपकी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है, ओवर 30,000 यूनिट्स। और आपके पास 3,500, 26,500 आपने सेल कर दिए हैं। 3,500 आपके पास बच गए। और इस तरीके से आपके पास जो उसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है, वो वैल्यू आपके पास आ रही है 61,250। ठीक है। और जब ये वैल्यू आप माइनस करेंगे 61,250, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगी या कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। वो आपके पास आ जाएगी 463,750। ये आप लोग कैलकुलेटर हाथ में रख के ज़रा वैल्यूज़ को सॉल्व भी करते रहें, देखते भी रहें कि जो वैल्यू है, ताकि आपकी अपनी प्रैक्टिस भी हो। साथ साथ क्वेश्चन देखते रहें और कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते रहें। आपके पास आ गया जी ग्रॉस प्रॉफिट। स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास आ गया। जी ग्रॉस प्रॉफिट आपका होना चाहिए था। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम है। एक छोटी सी प्रॉब्लम है आपके पास। अच्छा ये भी बता दूं कि वेरिएबल ओवरहेड आपके पास कहाँ से आ रही है, तो गिवन है आपके पास, ठीक है। अच्छा जी, ये आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब एक छोटा सा मामला और है। वो क्या है जी? ग्रॉस प्रॉफिट आ गया आपके पास, स्टैंडर्ड आ गया। ठीक है। अच्छा, दो चीजें आप पास पेपर में जब देख रहे होंगे, तो जो ये स्टेप मैं करने वाला हूँ, ये ग्रॉस प्रॉफिट के एडजस्टमेंट में भी हो सकता है, और ये स्टेप कॉस्ट को अपडेट करके भी हो सकता है। यानी जब आप पास पेपर देख रहे होंगे तो कई जगह पे आप देखेंगे कि लोगों ने कॉस्ट को अपडेट किया हुआ है। लॉजिक वही इस्तेमाल होती है, वो आप खुद ही समझ जाएंगे। अगर आप किसी जगह प्रॉफिट में कोई, आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप अपनी, अगर फर्ज करें आपको अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, तो आप क्या करेंगे? या तो वैल्यू को प्रॉफिट में ऐड कर दें, या फिर कॉस्ट से लेस कर दें। कोई एक काम आपको करना होगा। और ये वर्डिंग यहाँ पे जो आती है, ये जो ओवरहेड्स आपने रिकॉर्ड किए हैं ये वाले, ये 225 है। ठीक है। 225 है। जबकि आपके बजटेड कितने थे? 300,000। बजटेड का मतलब होता है आम तौर से। अब फिक्स तो फिक्स्ड होते हैं ना। फिक्स्ड कोई वेरिएबल थोड़ी होते हैं। जब आपने इसको प्रोडक्शन लेवल पे लगाया तो यूनिट पे ले लिया, तो ये सॉर्ट ऑफ जो है वो वेरिएबल हो गए। आपने कहा सर ये कम होने की वजह से हमारे फिक्स ओवरहेड कोई कम थोड़ी हो जाएंगे। फिक्स ओवरहेड तो हमारे वही रहेंगे जो हम पे करते हैं। रेंट कोई प्रोडक्शन की वजह से कम थोड़ी हो जाएगा। तो इसको क्या करें सर? तो भाई इसको अंडर या ओवर एब्जॉर्ब करके एडजस्ट कर लें। अगर आपने अंडर एब्जॉर्ब कर लिए हैं, यानी ओवरहेड आपके ज्यादा हुए हैं, अगर आपके ओवरहेड ज्यादा हुए हैं और आपने कम लिखे हैं, तो आप ओवरहेड, जो अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड है, उनको लेस कर लें। और अगर ऐसा है कि लेवल ऑफ एक्टिविटी की वजह से, यानी जितना आपका बजटेड है आपने उससे ज्यादा काम कर लिया है, तो आपका जो है वो फिक्स प्रोडक्शन एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड भी ज्यादा आ गया होगा। फिर आप वही कहेंगे ज्यादा हुआ तो क्या हुआ, हमने कोई एक्स्ट्रा पे थोड़ी किया है। तो ओवर वाले को लेस कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। यानी वहां कॉस्ट आपने ज्यादा लिख ली होगी, तो उसको एडजस्ट करने के लिए अपने प्रॉफिट को ऐड कर दें।
और क्लैरिफाई करता हूँ, यहाँ पे 2 मिनट रिक्वायर्ड है, सुकून से देखें इसको। अच्छा जी, अब क्या है, आप जरा ये अंडर और ओवर एब्जॉर्ब का मामला मैं आपके सामने दोबारा क्लैरिफाई कर दूं कि यहाँ पे आपने जो है वो लेवल ऑफ एक्टिविटी की बेस के ऊपर 225 रिकॉर्ड कर दिए, जबकि आपने बजट किए हुए थे 300,000, और आपके पास जो एक्चुअल है वो 305,200 है। यानी आपके पास मामला कुछ इस तरीके से है कि आपके पास बजटेड ओवरहेड था 300,000 का, आपके पास एक्चुअल ओवरहेड है 305 का। यानी अब ये आप पूछ रहे होंगे सर ये डिफरेंट क्यों हो गया। भाई हो जाता है, कोई जो आपने बजट किया हुआ था कोई खर्चा, वो आपकी लेवल ऑफ एक्टिविटी कम हुई, आप पे कोई पेनल्टी पड़ गई, कोई चीज़ कोई भी वजह हो गई XYZ, कि कुछ थोड़ा सा वेरिएंस आ गया, जो आप फिक्स देते थे आपका रेंट इंश्योरेंस वगैरह कुछ उसकी वैल्यू चेंज हो गई, इस बार वो ज़्यादा चला गया, तो ये आपके एक्चुअल थोड़े से ज़्यादा हो गए। और जो आपने रिकॉर्ड किए हैं, यानी जो आपने एब्जॉर्ब किए हैं, वो आपने 225 कर लिए हैं। तो आपने बहुत कम रिकॉर्ड किए हैं, आपका खर्चा ज़्यादा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं फाइनल लेवल पे बता रहा हूँ कि आप इस तरह आप समझ लें कि आपको जो है ना मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत वेरिएंस होता है, हर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत फर्क होता है, तो आप उसको कैसे टैकल करेंगे, तो इस बात को समझें। अब इस क्वेश्चन में तो आपको एक्चुअल और एब्जॉर्ब दोनों, एब्जॉर्ब आपने रिकॉर्ड किए हैं कैलकुलेट करके और एक्चुअल गिवन है, तो आप कंपैरिजन जो करेंगे वो एक्चुअल और एब्जॉर्ब में करेंगे। यानी आपके एक्चुअल थे 305,200, और आपने रिकॉर्ड किए हैं 225,200, तो आपका जो डिफरेंस बन रहा है वो बन रहा है 80,200 का। आपने कम रिकॉर्ड किए हैं, आपने कम रिकॉर्ड किए हैं, एक्चुअल खर्चा आपका ज्यादा है, तो ये अंडर रिकॉर्ड है। तो यानी कि आपके पास जो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 278 का, वो ज्यादा है, वो असल में कम होना चाहिए, इसी वजह से आप अंडर वाले को लेस करेंगे, और आप इसको लेस करेंगे और अपने प्रॉफिट को एडजस्ट करेंगे, ये तो है नहीं आपके पास। आपका जो अपडेटेड प्रॉफिट हो जाएगा वो हो जाएगा 198,050। ठीक है भाई, ये आपका अपडेटेड ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। अब एक यहीं पे एक बात और बता दूं, अब कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है, एग्जामिनर क्वेश्चन इतनी शराफत से तो ना बताएगा ना समझाएगा, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ। अब एक क्वेश्चन आपको मिला, उसमें आपको बजटेड तो गिवन है, एक्चुअल गिवन नहीं है। अब आप परेशान हो रहे हैं कि सर मैंने कैलकुलेट निकाला, मैंने रेट अप्लाई करके ओवरहेड एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन मैं कंपेयर किससे करूं, एक्चुअल तो है ही नहीं। तो भाई अगर एक्चुअल नहीं है, तो इसका मतलब एग्जामिनर ये कहना चाह रहा है कि आपका जो बजटेड है वही आपका एक्चुअल है, असल में आपने कोई अलग से ओवरहेड इनकर्ड नहीं किया है, तो फिर आप 305,200 की जगह 300,000 लिख देंगे, अगर मुझे एक्चुअल गिवन नहीं होता। ये एक बहुत रिच क्वेश्चन है, ये लर्निंग के लिए है, तो इसमें सब कुछ डाल दिया है। कहीं कहीं वर्डिंग्स ऐसी होती हैं कि उसमें आपके पास बजटेड ही गिवन होता है, आपके पास एक्चुअल अलग से नहीं लिखा होता, तो फिर हम कंपैरिजन करेंगे बजटेड और एक्चुअल का। फिर हम ये समझेंगे कि हमारा बजटेड ही हमारा एक्चुअल है, यानी हमने जितने ओवरहेड्स प्लान किए थे हमारे 100% उतने ही हुए, तो वहां पे फिर दो वर्ड्स अलग अलग नहीं होंगे। या फिर जिनको रट्टा मारने की आदत है वो ये याद कर लें कि पहले इसको ट्रेस करें, अगर ये नहीं है तो फिर इससे कंपेयर कर लें। ठीक है, सिंपल ऐसा। लास्ट चीज बची है आपके पास, 64,000 के सेलिंग एडमिन।
सेलिंग एडमिन आपके इसमें फिक्स भी है, वेरिएबल भी है, लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर रेलेवेंट कॉस्टिंग कहलाती है। सारी रेलेवेंट कॉस्ट आपने यहाँ पे लिख ली है। ठीक है। ये प्रोडक्शन और ये प्रोडक्शन कॉस्ट, ये जो आप देख रहे हैं बीच में जो डब्बा बनाया है, वह प्रोडक्शन कॉस्ट है। सेलिंग एडमिन इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर प्रोडक्शन कॉस्ट, लिहाजा उसको ग्रॉस प्रॉफिट से एज एन ऑपरेटिंग कॉस्ट अलग से माइनस करें। और अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर लें। ये जी आपका एब्जॉर्प्शन का स्टेटमेंट हो गया। इसके अंदर आपने इसका प्रॉफिट भी डिस्कस कर लिया, कॉस्ट ट्रीटमेंट भी कर लिया, एफ ओ आर की लॉजिक भी समझ में आ गई। ठीक है। एफ ओ आर का अंडर ओवर का क्या होना भी समझ में आ गया, अदर कॉस्ट का ट्रीटमेंट भी समझ में आ गया। और ये तकरीबन तमाम बातें जो मुश्किल जो होती है ना फिक्स ओवरहेड से रिलेटेड, वो तकरीबन तमाम इसके अंदर इंक्लूड हो गई। अब हम इसको कंपेयर करेंगे मार्जिनल के स्टेटमेंट से कि वो किस तरीके से होगा, उसका मामला क्या है। ठीक है। तो ये आपके सामने हो गया, इसको तो आपने फिक्स कर लिया। ये इंशाल्लाह ताला ये क्वेश्चन करने के बाद आपकी मार्जिनल एब्जॉर्प्शन की जो लॉजिक है वो सारी की सारी क्लियर हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। अब मैं एब्जॉर्प्शन को लिखना शुरू करता हूँ, बट एक छोटे से ब्रेक के बाद।